मारना प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। तो मैंने बीच में कहीं एक बात बताई थी कि उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1559। तो मैंने कहा था उदय सिंह के पोता हुआ था, उदय सिंह नागदा दोग लगाने के लिए गए थे, वो पोता अमर सिंह। पोता कौन है? अमर सिंह ये पोता। तो अमर सिंह का जन्म कब हो गया था? 1559। कब हो गया था? 1559। तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम अमर सिंह की उम्र क्या रही होगी? 17 साल, 16-17 साल हो गए लगभग। तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम में अमर सिंह की पोस्टिंग थी उदयपुर। कहां पे थी? जब सारे लोग लड़ने के लिए हल्दी घाटी में गए तो ये था भाई महिलाओं को कौन संभालेगा, जो रॉयल फैमिलीज की जितनी भी महिलाएं हैं उनका कौन ध्यान रखेगा। तो उनके लिए एक सेना की टुकड़ी रखी गई थी। उस सेना की टुकड़ी को लीड कौन कर रहा था? मैंने बताया था कि मान सिंह जब 1572 में आया था तो बातचीत करने के लिए किसको भेजा गया था? अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार भी कौन करके लाया था? और सुल्तान खान को कौन मार देता? ये अमर सिंह के बारे में 4 बातें तो अपने को पता है अमर सिंह पढ़ने से पहले। और हमें क्लासों में क्या पढ़ाया गया छोटी क्लास में कि अमर सिंह घास की रोटी खाता था और एक दिन वन बिलाव उसके हाथ से घास की रोटी छीन के भाग गया था। ये यही पढ़ा? अरे घास री रोटी ही जिद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। छोटे से अमर सिंह के हाथ में घास की रोटी थी और वन बिलाव उसको छीन के भाग गया। ये जहां जहां घास की बात आती है सब झूठी है। उदय सिंह को घास की टोकरी में डाल के ले गए, अमर सिंह घास की रोटी खाता था ना, इस प्रकार की कोई बातें। अमर सिंह भाई साहब सुल्तान खान के भला मारता जो आर पार कर देता है, वो डाकी टाइप के आदमी को आप कहते हो बेटा बेटा अंगूठा चूसता रहता था और रोटी यूं फोल्ड कर करके खाता रहता था और वन बिला उसके हाथ से छीन के भाग जाता है। नहीं, इस प्रकार की कोई बातें नहीं। अमर सिंह जब 1597 में राजा बना तो अकबर की तरफ से वापस अटैक होने शुरू हुए। अमर सिंह लड़ता है उन अटैक के अंदर। फाइनली 1605 में अकबर मर जाता है, ये सपना लिए कि वो मेवाड़ को अंडर कर लेगा, लेकिन मेवाड़ उसके अंडर में नहीं है। अब अकबर का बेटा एम्परर बनता है, वो बादशाह बनता है, उसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? अब जहांगीर का एक ही ड्रीम है कि उसके अंडर में कौन आना चाहिए? मेवाड़। तो जहांगीर ने पूरी की पूरी मुगलों की जो आर्मी थी वो कहां पर उतार दी? मेवाड़। अगले 10 साल तक मेवाड़ और मुगल लड़ रहे हैं लेकिन मुगलों की पार नहीं पड़ रही। तो जहांगीर अजमेर आता है। भाई राजस्थान कंट्रोल कहां से होता था? अजमेर। तो जहांगीर कहां पर आता है? अजमेर। और अपने एक बेटे को कहता है कि बेटे जाओ और मेवाड़ को अंडर में करो। उस बेटे का नाम है खुर्रम। क्या नाम है? आपने कभी नाम सुना हो? शाहजहां। आगे चलकर खुर्रम ही बाद में क्या बनेगा? शाहजहां। मुगलों में पहले नाम अलग हुआ करता, राजा बनने के बाद उनके नाम अलग होते। जैसे पहले नाम था जलाल। क्या नाम था? बादशाह बना तो अकबर। बादशाह बना तो पहले नाम था सलीम। बादशाह बना तो जहांगीर। पहले नाम था खुर्रम। बादशाह बना तो शाहजहां। पहले नाम था आलमगीर। बादशाह बना तो औरंगजेब। पहले नाम था मुअज्जम। बादशाह बना तो बहादुर शाह फर्स्ट। पहले नाम था रोशन अख्तर। बादशाह बना तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो पहले इनके नाम अलग हुआ करते, बाद में इनके नाम अलग हुआ। तो एक राजकुमार है जहांगीर का बेटा, उसका नाम क्या है? खुर्रम। उसका सबसे योग्य बेटा था और उसने कहा खुर्रम तुम जाओ और जाके देखो और मेवाड़ में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान की पूरी आर्मी उतारने के बावजूद मेवाड़ का राणा अमर सिंह हमारे सामने सरेंडर करता नहीं। खुर्रम गया। खुर्रम ने अब तक जो भी मेवाड़ में सेनापति गए थे, भले वो हारे भले जीते, उन सबकी मीटिंग ली और मीटिंग लेकर भाई बताओ आखिर प्रॉब्लम है कहां पर? तो सब लोगों ने कहा सर प्रॉब्लम यह है कि हम अमर सिंह की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। कैसे? तो वो पहाड़ों के अंदर बैठा है, वो पहाड़ों से बाहर नहीं आता है। तो यार तुम पता लगाओ, जासूस भेजो, पता लगाओ कहां पर रुका हुआ, कहां पर नहीं रुका। सर कई बार पता लगाया आपने। फिर क्या किया तुमने? तो हम जब जाते हैं उससे पहले वो लोकेशन चेंज कर लेता है। तो उसको क्या पता तुम आ रहे हो? कि सर हम जाते तो पैदल पैदल ही। तो जिन गांव से गुजरते हैं उन गांव वालों को पता चलता है मुगलों की आर्मी जा रही है। एक गांव वाले अगले गांव, अगले गांव वाले अगले गांव, अगले गांव वाले अगले गांव मैसेज देते हैं, उसको पता चल जाता है कि मुगलों की आर्मी आ रही है। वो लोकेशन चेंज करता है, पता नहीं कहां से हमला करते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं। अगली बार सैनिकों को वापस भेजने के लिए वापस मोटिवेट ही करना पड़ता है, सैनिकों की हिम्मत नहीं होती पहाड़ों के अंदर जाए। दूसरा, सप्लाई कहां से है सर? हमारी जो भी सप्लाई होती है, यदि सप्लाई लाने वाली जो हमारा अनाज लेके आ रही है वो यदि टुकड़ी छोटी पड़ गई तो गांव वाले लूट लेते हैं उससे। और आप इन किसी गांव में जाके देखो सर, मुगलों के नाम से पानी नहीं पिलाते मेवाड़ वाले। तो खुर्रम बड़ा इंटेलिजेंट था। खुर्रम ने कहा अच्छा तो समस्या राजा नहीं है, समस्या तो ये जनता है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहीं पर है। तो खुर्रम ने कहा राजा पर अटैक करने बंद कर दिए जाए। तो क्या करें? तो जनता पे करो। जनता पे कैसे करें? तो गांव में घुसो, महिलाओं को सबको बाहर निकाल के रेप करके दिल्ली ले जाके बेच दिया जाए, पुरुषों को सबको गोली मार दी जाए। गांव में घुसे,
सब मेल को बाहर, पुरुषों को बाहर निकाला, सबकी गोली मार दी गई, महिलाओं किसी के रेप कर दिए गए, किसी को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाके बेच दिया, बच्चों को गोलियां मार दी, फसलों की आग लगा दी। 3-4 गांव में ऐसा किया, जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर गई। पब्लिक सेना का सामना कैसे कर सकती है? पब्लिक क्या कर सकती है? सपोर्ट कर सकती है कि वो मैसेज कन्वे कर सकती है, वो सप्लाई दे सकती है आपको, आपके लिए हथियार बना सकती है, लड़ थोड़ी ना सकती है। लड़ने का काम तो कौन करेगा? राजा। जनता परेशान हुई तो जनता भाग के अमर सिंह के, राजकुमार के पास गई। अमर सिंह का जो बेटा था उसका नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? उस समय जो मेवाड़ का प्रिंस था, उस प्रिंस का नाम क्या था? कर्ण सिंह के पास गए। कर्ण सिंह को जाके कहा कि भाई प्रिंस कर्ण सिंह, अब जो है अपनी पार नहीं पड़ रही। आज से लगभग 90 साल पहले 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, मुगलों के खिलाफ पहली लड़ाई हुई है मेवाड़ वालों की। तब से लेके आज दिन तक हमने हमेशा मेवाड़ के महाराणा की बात मानी है। मेवाड़ के राजा ने कहा यहां जाके रुको, वहां जाके रुके। मेवाड़ के राजा ने कहा ये करो, तो हमने वो किया। पर अब हमारी पार नहीं पड़ रही। अब हमारे बीवी बच्चों को गोलियां मारी जा रही है, उनको ले जाके दिल्ली में बेचा जा रहा है, लोगों के सर कत्ल किए जा रहे हैं। अब कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, अब आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, वरना हमारी पार पड़ेगी नहीं। कर्ण सिंह इंटेलिजेंट है। कर्ण सिंह जानता है कि रक्षा करने का मतलब है, मुगल चाहते हैं कि हम पहाड़ छोड़ के मैदान में आए, और पहाड़ छोड़ के मैदान में आके लड़ेंगे तो अपने हारेंगे। पिछले 90 साल में लड़ते लड़ते मेवाड़ में सेना बहुत कम रह गई थी। मुगलों की सेना की कमी नहीं, क्योंकि पूरे भारत से सैनिक सप्लाई होते हैं। मेवाड़ के सैनिक मेवाड़ के अंदर ही मिलेंगे। तो कर्ण सिंह को पता चल गया कि बाहर जाके लड़ने का मतलब वैसे ही हार है, कोई पार पड़ेगी नहीं। तो कर्ण सिंह अमर सिंह के पास जाता, अपने पिता के पास, और जाके कहता अब हमें समझौता करना पड़ेगा, एग्रीमेंट या संधि करनी पड़ेगी, और अपने पास कोई भी इलाज। अमर सिंह ने कहा अरे मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूं, मैं कैसे संधि कर लूं? तो उसने कहा पिताजी, कई बार एग्रीमेंट करना, संधि करना, ट्रीटी करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए हो। इसका मतलब आप लंबी सांस लेोगे, अब थोड़ा आराम करोगे, अगला फेज शुरू हो उससे पहले एनर्जी बटोरोगे, थोड़ी पावर वापस गेन करोगे, फिर लड़ोगे। हम ये नहीं करें हम लड़ाई बंद करेंगे, हम करें रेस्ट करेंगे, थोड़ा एक बार पावर गेन करेंगे, थोड़ी एनर्जी लेंगे, फिर मारेंगे, फिर लड़ लेंगे। पर एक बार जनता को बचाने के लिए, वापस जनता के अंदर राज्य का विश्वास कायम करने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें युद्ध रोकना पड़ेगा, हमें एक बार लड़ाई टालनी पड़ेगी। अमर सिंह ने कहा मेरे से तो आज हो कल हो, ये पकड़ चाबियां मेवाड़ की, तू जाने तेरा काम, जो करना है तेरे को वो कर ले। तो फिर कर्ण सिंह के हाथ में जैसे पावर आती है, कर्ण सिंह अपने 2 दूत भेजता है खुर्रम से बातचीत करने के लिए। एक का नाम था हरिदास। क्या नाम था? एक का नाम था शुभकरण। कौन कौन 2 बंदे बताओ देंगे? ये दोनों गए खुर्रम के पास, उन्होंने खुर्रम को जाकर भाई खुर्रम, हम मेवाड़ की तरफ से ट्रीटी का प्रस्ताव लेके आए, संधि का प्रस्ताव लेके आए। खुर्रम ने कहा वेरी गुड, बैठो बैठो, चाय मंगाओ भाई 2 इनके लिए। उसने कहा चाय नहीं सर, पहले हमारी बात सुन लो। उसने कहा बात क्या सुननी है? संधि करना चाहते हो? हाँ, बहस तो डन। अरे आप बात तो सुनो। उसने कहा सिंपल बात है यार, मैं बता देता हूं, क्या सुनूं तुम्हारी? हमसे ट्रीटी का मतलब है तुम्हारा जो भी राजा होगा उसको हमारे कोर्ट में आना पड़ेगा, हमारे दरबार में आना पड़ेगा। मुगलों के साथ संधि जो राजा करेगा वो मुगलों के दरबार में जाएगा, और मुगल जहां लड़ने के लिए भेजेंगे वहां वो लड़ने के लिए जाएगा। जैसे मानसिंह ने संधि कर रखी है, तो मानसिंह हल्दी घटी जाके लड़ो, जो राजा संधि करेगा हमारी तरफ से लड़ने के लिए जाए। हरिदास शुभकरण ने कहा एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। क्यों? फिर वो संधि क्यों कर रहा है? अरे वो कर ही नहीं रहा संधि, संधि उसका बेटा कर रहा है कर्ण सिंह। तो फिर हमारे दरबार में कौन आएगा? कि वो राजकुमार कर्ण सिंह आ सकता है, राजा कभी भी दरबार में। तो उसने कहा यार ये तो हमने कभी छूट दी नहीं किसी को, हमारे तो राजा को आना पड़ता है। फिर मैं पिताजी से बात करूं एक बार। खुर्रम ने जहांगीर से बात की कि मेवाड़ वाले संधि के लिए तैयार है, पर वो करे हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा, उसकी जगह कौन आएगा? राजकुमार आ सकता। जहांगीर ने कहा तू साइन कर, फटाफट संधि कर। पर पिताजी, उसने कहा पर वर कुछ ही नहीं है, मेरे पे कलंक लगा हुआ है, आता जाता मेरे से पूछ के जाता है और मेवाड़ में कौन हार के आया? मेरी दारू आराम कर रखी है, मैं शाम को पीने बैठता हूं, इतने में आगे कोई ना कोई आगे सूचना देता है कि भाई साहब आप मेवाड़ में फिर हार गए। छोटे छोटे बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं कि बादशाह मेवाड़ में क्या चल रहा है, इसलिए प्लीज साइन कर ले बेटे, ताकि मैं आराम से शाम को चिल आउट कर सकूं, मेरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर खुर्रम उनके साथ क्या कर लेता है? संधि। तो मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि होती है 1615 में। कब होती है? अच्छा, मैंने अभी बताया कि जो लोग ट्रीटी, जो राजा मुगल एम्परर से ट्रीटी करते, मुगल बादशाह से संधि करते, उनको अपनी सेना लेके जाना पड़ता। कैसे जाना पड़ता? मानसिंह की संधि है तो मानसिंह अपनी सेना लेके अकबर की तरफ से लड़ेगा।
तो मेवाड़ वालों का भाई आपको भी सेना लेके आना पड़ेगा, तो तय करते भाई कितने सोल्जर्स लेके आओगे। तो मेवाड़ वालों का आ गया 1000 सोल्जर्स, सॉरी 1000, कितने 1000 सैनिक जो है वो किसकी तरफ से आएंगे, मेवाड़ वालों की तरफ से। किसकी तरफ से लड़ेंगे, मुगलों की। अच्छा, चित्तौड़ का जो किला है वो मुगलों के पास है भाई। 1568 जो आपका हमला होता है अकबर वाला, उसमें अकबर ने कहां पर कब्जा कर लिया था, चित्तौड़। अभी तक उनके पास पड़ा था। तो मेवाड़ वालों का भाई चित्तौड़ का किला हमें वापस दोगे। तो मुगलों का हम चित्तौड़ का किला वापस दे देंगे, लेकिन तुम उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते, रिकंस्ट्रक्शन। किसी जैसा पड़ा है वैसा वैसा। यदि तुमने उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, इसका मतलब है तुम लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। ठीक है साहब, नहीं करवाएंगे। तो कौन सा किला वापस देंगे, किसको वापस दिया जाएगा। लेकिन मेवाड़ वाले क्या नहीं करवा सकते, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। मेवाड़ क्या नहीं करवा सकता। पहले जब लंबी लड़ाइयों के बाद संधियां होती, भाई मेवाड़ मुगलों के बीच में लड़ाई चलती हो गई 90 साल, 1527 से लेके 1615 आ गया, लगभग 90 साल का टाइम हो गया। लंबी लड़ाइयां होती, फिर संधियां होती, तो शादी ब्याह कर लेते ताकि पुरानी जो दुश्मनी है वो भूल जाए। जैसे हम पढ़ते हैं कुंभा के राजकुमार की शादी जोधा की राजकुमारी के साथ हो गई। तो अब यहां मेवाड़ वालों ने कहा कि भाई हम संधि कर रहे हैं पर हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। मुगलों ने कहा किसने कहा शादी ब्याह करना है, ना कहने की बात नहीं, तुम लिखो कि शादी ब्याह नहीं किए जाएंगे। तो लिखवाया इसका कि भाई हम मेवाड़ को किस लिए जानते हैं। मेवाड़ हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मेवाड़ को लड़ाइयों के लिए जानते हैं, समझौतों के लिए जानते हैं, युद्धों के लिए, संघर्ष के लिए उसको मेवाड़ के जानते हैं। पर यहां तो मेवाड़ वाले क्या कर रहे हैं, समझौता। इसका मतलब वो जो आजादी की भावना थी कि हम किसी के भी अंडर में आएंगे नहीं, वो भावना और ऊपर चली गई, नीचे आ गई, डिक्लाइन कर गई, वो डैमेज हुआ उसका कहीं ना कहीं। तो लिखो जब संधि हो गई, इसका मतलब लड़ाइयां क्या हो जाएगी, बंद। जब लड़ाइयां बंद होती है तो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, युद्ध के माहौल में कभी भी आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है। आप नोटिस कीजिए महाराणा प्रताप के टाइम में कल्चरल एक्टिविटी तब शुरू होती है जब वो चावंड जाते हैं। कहां चले जाते हैं, फिर वो वहां महल भी बनवा रहे हैं, बावड़ियां भी बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पेंटिंग्स का विकास हो रहा है, लिटरेचर लिखा जा रहा है। आप सांगा पढ़िए, पुनः सांगा पढ़िए। हमने सांगा में क्या लिखा है, हमने सांगा में लिखा है खातोली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, ईडर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, समाप्त। सांगा की पूरी जिंदगी किससे में बीत गई थी, युद्धों में। इसलिए वहां कोई आर्ट एंड कल्चर, ना कोई बुक लिखी हुई है, ना कोई पेंटिंग है वहां पर, कोई किसी प्रकार की बात नहीं। हाँ, कुछ कुंभा जैसे डाकी होते हैं जो दिन में लड़ाई करके शाम को वीणा बजा लेते हैं, अपवाद अलग होते हैं। पर सामान्यतः युद्ध के माहौल में कोई आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है। तो कभी आपसे मेंस में पूछ ले कि मुगल मेवाड़ ट्रीटी लिखो, तो भले वो इतना ही बताए मुगल मेवाड़ ट्रीटी लिखो, पहले ट्रीटी की सारी बातें लिखनी है, बाद में उसकी क्या लिखनी है, महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। वो खाली पूछ ले मुगल मेवाड़ संधि का महत्व बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, तो भी पहले संधि की बातें लिखनी है, फिर उसका क्या बताना है, दोनों बातें याद रहनी चाहिए, याद रहेगी। तो एक नेगेटिव बात उसकी यह है कि उसके जो आजादी की भावना है वो डैमेज हुई थोड़ी। पॉजिटिव पक्ष है कि आर्ट एंड कल्चर को क्या मिला, बढ़ावा। लाइन चेंज कर लिखना, ये हो गया, महत्व की बातें हो गई। हमने पढ़ा था कि मेवाड़ की तरफ से संधि की बात लेके कौन कौन गए थे, हरिदास और शुभकरण। कौन कौन गए थे, और मुगलों की तरफ से बातचीत कौन कर रहा था, अमर सिंह के मरने के बाद में यहां पर राजा बनता अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद उसका बेटा राजा बनता है जगत सिंह। कौन बनता है, जगत सिंह के बाद उसका बेटा राजा बनेगा राज सिंह। कौन बनेगा, राज सिंह के टाइम में मेवाड़ में एक झील बनाएगी राजसमंद। कौन सी झील बनाएगी, पर राज सिंह ने झील बनाई, इसलिए नाम क्या रख दिया उसका, समंद। समंद का मतलब अपने होता है समुद्र। क्या होता है, बहुत बड़ी झील बनाई तो समुद्र कह दिया, तो समुद्र को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, समंद। राज सिंह समंद बनाता है, इसलिए नाम क्या हो गया। तो जब राजसमंद झील बना रहे थे तो राज सिंह से पूछा गया भाई राजा जी झील बनानी है तो कहां बनाए, कौन सी एग्जैक्टली लोकेशन का हो जहां पर बनाए। तो उसने कहा नौचौकी पे बनाओ। कहां पे बनाओ भाई, नौचौकी पे क्यों बनाए, आगे बना दें, थोड़ी पीछे बना दे। उसने कहा नहीं यार, मेरे परदादा जी ने, मेरे फोर फादर ने अपने जीवन के अंतिम 5 साल कहां बिताए थे, हमारे लिए इमोशनल अटैचमेंट, यहां मेरे परदादा जी रुक के गए थे, इसलिए यहां पर कौन सी झील बनाई जाए। तो आपको पूछे राजसमंद झील कहां बनाई गई, नौचौकी पे क्यों बनाई गई, वहां कौन रहता था, अमर सिंह।